अब राहुल गांधी की बात को कोई सुनता है क्या इस देश में? इस्लाम में सूअर का नाम नहीं ले सकता मुसलमान, और वो सूअर खाता है। गाय को जो काटने का काम करते हैं, इनको गोली से उड़ा देना चाहिए। आज लौनी के अंदर पूरी तरह से रामराज कायम है। लौनी की सड़कें दिल्ली की सड़कों से सुंदर है। अब उनको बेचारों को पता तो है नहीं, कांग्रेस वालों को है, वो आलू से सोना बनाते हैं कि मैं मरने वाला हूँ जी, मुझे बचा लेना, मुझको वोट डाल देना, और अगर वोट नहीं दिया तो मैं मर जाऊँगा। मैंने कहा समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर भी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी कभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गिरिराज सिंह राठौड़। शख्सियत के आज के हमारे एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने। जी, थैंक यू। बीजेपी की चुनाव की तैयारियों को लेकर के हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक जन विश्वास यात्रा, क्योंकि चुनाव अब सामने है उत्तर प्रदेश के, उसको लेकर के तमाम मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के जो तमाम मंत्री हैं वो जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात पहुंचा रहे हैं पिछले 5 साल के काम को लेकर के। तो लोनी की अगर हम बात करें तो 5 साल में लोनी की में क्या कुछ काम हुए हैं? देखिए, आपने कहा कि मंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री भी अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता ही बताते हैं। तो हमारे यहाँ कोई अपने को नेता ना मान के लोगों का, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, और उन्होंने जनसेवक अपने आप को बताया, और जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो उदाहरण पेश किए। जो जिस तरह से दलित समाज के लोगों के साथ बैठकर खाना खाना, उनके पैर तक धोए बनारस में, झाड़ू लगा करके पूरे देश को प्रेरित किया। तो मंत्री लगातार 5 साल गए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग दिन रात जनता के बीच में हैं। कोई इस तरह की बात ही नहीं है कि लोगों को जाना पड़े। जहाँ तक योजनाओं की बात है, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो इतने जागरूक हैं आज, उन्हें एक एक बात का पता है। सोशल मीडिया के द्वारा आज सबसे अच्छा प्लेटफार्म है। हर व्यक्ति जानता है कि कहाँ कौन काम कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये भी सबको पता है। और जहाँ तक सवाल लौनी का है, लौनी के अंदर आप अगर पहले आए होंगे तो लौनी का मतलब होता था अपहरण, मर्डर, डकैती, हत्या, बलात्कार, और गाय रोज कटती थी। 4-4, 6-6 लोगों के मर्डर होते थे। जिला गाजियाबाद एक मूवी बनी बॉलीवुड में माफियाओं के ऊपर, वो लौनी की बनी थी। लौनी की यह तस्वीर थी कि लौनी का नाम सुनते ही की रूह कांपती थी। लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। एक समुदाय विशेष का इतना बड़ा आतंक था कि दिन में 12 साल की बच्ची को उठाकर बलात्कार कर दिया गया मुसलमानों के द्वारा, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं था। उस लड़ाई को हमने लड़ा, और लगातार भाजपा के कार्यकर्ता लौनी को ठीक करने के लिए लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी की अब जो सरकार बनने के बाद, जहाँ तक लौनी में सुधार की बात है, आपने देखा होगा ये जो रोड है जिससे हम आए हैं अभी, आप इस पर नाव चलती थी। इतना पानी भरता था, लोग सिंबॉलिक रूप से नाव चलाते थे। कई सरकारें आई गई, सपा बसपा आपस में बदलती रही, लेकिन लौनी के लिए एक भी पत्थर लगाने का काम कहीं हुआ नहीं। आज लौनी के अंदर ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। लौनी में एक 16 लाख की आबादी पे एक भी सरकारी इंटरमीडिएट स्कूल नहीं था। अब इससे समझिए आप, एक सड़क नहीं थी। किसी भी देहात में जो सड़कें 30 साल पहले कभी बनी होंगी, गहरे गहरे गड्ढे, गाड़ियाँ डूब जाती थी पानी में, और दिन छिपते ही अंधेरे में डूब जाती थी लौनी। 6 बजे के बाद बेटियों को छोड़ो, हमारे जो भाई बहन जो जाते थे बाहर नौकरी के लिए किसी काम से, तो घर वाले परेशान हो जाते थे कि कोई उनको मर्डर ना कर दे, और सड़कें ऐसी थी एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इन हालात में लौनी की जो चुनौती थी, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, और पूरे हमारे संगठन और जो हमारे मंत्री थे उनके आशीर्वाद से लौनी के अंदर वो ऐतिहासिक काम हुआ है कि आप बिजली के क्षेत्र में देखिए, 10 बिजली घर नए बनाए हम लोगों ने, जिसके कारण आज लौनी के अंदर 22 से 24 घंटे बिजली आती है। यहाँ चंदा इकट्ठा करना पड़ता था। बिजली की इतनी बड़ी समस्या थी कि 4-5 घंटे बिजली आती थी। आज लोगों को पता ही नहीं बिजली कभी गई भी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तमाम खंभे बदले गए, लाइन बदली गई, और अब भी लगातार काम चल रहा है। सड़कों के जहाँ तक बात है, मैंने आपको बता ही दिया। फ्लाईओवर बंथला का हो या तमाम जो पुस्ता रोड है, दिल्ली सहारनपुर रोड है, लौनी तिराहे से लेकर के भोपरा तक का रोड है, डिवाइडर्स, लाइट, अंदर के इंटरनल रोड, और जल निकासी के लिए बड़े बड़े नाले, और पूरी संपूर्ण जल निकासी लौनी की हो। सबसे बड़ी समस्या, केवल एक समस्या बची है कि हालांकि इस बार 2 घंटे में लगभग पानी निकल गया था, जब एयरपोर्ट भी डूब गया था,
तो ये गौरव की बात थी हमारे लिए, लेकिन हम नहीं चाहते एक बूंद भी पानी इस तरह से रुके। उसके लिए 50 लाख रुपए GDA ने दिए। पूरा DPR बन करके चाहे 1000 करोड़ लगने हों, उसमें 2000 करोड़ हों, उसको पूरा हम निराकरण करेंगे। 29 नए ट्यूबवेल्स और लग रहे हैं, घर घर में शुद्ध पानी हम पहुंचा रहे हैं। सड़कों का जाल बिछा है, बड़ी बड़ी सड़कें हों, नगर पालिका के द्वारा, PWD के द्वारा, GDA के द्वारा, हमारी निधि से, मान्य सांसद जी के द्वारा, दूसरे सांसदों के द्वारा। हम लगातार 5 साल एक दिन रुके नहीं, और डेली हमारा हैबिट है, सुबह हम लोगों से मिलते हैं 6 से लेकर के 12 बजे तक। आज तो बल्कि 5 बजे ही कुछ लोग आ गए, जब तो अंधेरा था। तो हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले रहे, और उसके बाद हम 4-6 मीटिंग हम डेली करते हैं, शुरू से हमारी हैबिट है। तो लौनी के अंदर जो बिजली के क्षेत्र में, सड़कों का, शिक्षा के मामले में 0 थी, 2 इंटरमीडिएट के हमारे स्कूल बन के तैयार हैं। ITI कंप्लीट होगी बन के। हमारे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। जब 12वीं करें तो डिग्री कहाँ से होगा? सारे प्राइमरी स्कूल ध्वस्त थे, सारे सुंदर कराए। 2 करोड़ रुपए अपनी निधि से फर्नीचर के लिए दिए। और अब जो बेटियों के लिए राजकीय डिग्री कॉलेज पे काम चल रहा है, अभी 11 तारीख को एक किस्त और आई है 2 करोड़ 11 लाख रुपए की। तो शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। केंद्रीय विद्यालय हमारा शुरू होने वाला है। मेडिकल कॉलेज के लिए हमने प्रस्ताव दिया है कि जिले में हमारे पास ज़मीन है, और लौनी और बागपत के लिए एक मेडिकल कॉलेज दोनों को कवर कर सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आई है। 2 इंटरमीडिएट, डिग्री कॉलेज, ITI, और ये तमाम। चिकित्सा के मामले में लौनी 0 थी। एक थोड़ा सा छोटा सेंटर था, डिस्पेंसरी टाइप, CHC, उसको उसकी क्षमता बढ़वाई, अपनी निधि से पैसा दे करके बाउंड्री वगैरह कराई, ऑक्सीजन प्लांट लगवाया उसमें, उसको ठीक किया। उसमें पिछले टाइम जो है 7 बेड के लगभग उसमें होते थे, आज उसमें 28 बेड है। ये सारी बातें आप बता रहे हैं, ये ठीक है, ये सारे काम आपने किए और ये उपलब्धियां हैं। लेकिन अभी भी जब हम आए तो ट्रैफिक एक अभी भी बड़ी समस्या है लोनी की। और उसके अलावा अब आने वाले 5 साल में अगर BJP की सरकार आती है, आप चुनाव लड़ते हैं एक बार फिर, अगर विधायक बनते हैं, तो फिर क्या कुछ रोड मैप है, क्या आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, मैंने बताया नहीं, ट्रैफिक की जहाँ तक बात है कि ये बात सही है कि जितना ज़्यादा लोड लौनी के ऊपर ट्रैफिक का है, हरियाणा से लेकर सहारनपुर तक का ट्रैफिक लौनी से होकर गुजरता है। पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ था किसानों का, उसके कारण पूरा रूट यहाँ तक डाइवर्ट है, अभी पूरा खुला नहीं है। इस कारण से थोड़ा सा भीड़ है, नहीं लौनी तिराहा बिल्कुल साफ़ हो गया था। उसके लिए हमने बोल दिया अधिकारियों को, तो यहाँ कोई जाम लगने की समस्या नहीं होगी। मैंने बताया ना कि मेडिकल के क्षेत्र में लौनी 0 थी, उसको ठीक कराया। अभी 100 बेड का शानदार हॉस्पिटल 95% बन के तैयार है 100 फुटा रोड पे। ये लौनी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था यहाँ बिल्कुल चौपट थी। यहाँ कौन किसका मर्डर कर दे कोई पूछता नहीं था। आज लौनी के अंदर पूरी तरह से रामराज कायम है। एक आध घटना कोई रंजिशन हुई है, उसकी भी हमें तकलीफ है, लेकिन कोई आपस में भाई भाई को मार दे तो इस तरह की घटना को आप अपराध की श्रेणी में नहीं गिन सकते। अपराध मोटरसाइकिल चोरी होना, बलात्कार कर देना, चैन छीन लेना या डकैती हो जाना, ये पूरी तरह से लौनी के अंदर समाप्त हुई है। और बहुत शानदार लोग सब मिल करके यहाँ काम कर रहे हैं। लौनी में मेट्रो आई, पहली नगर पालिका जहाँ मेट्रो आई है, उसके विस्तार के लिए हमें लेटर मिला है। आवास विकास को हमने लिखा था, तो मंडौला तक उसका विस्तार होगा। बस अड्डा शानदार हमने बनवाया। तो आपने अब आगे आने वाले 5 साल के लिए आपने क्या तैयारियां कर रखी हैं? क्या रोड मैप है? अगर आप फिर से आते हैं तो फिर और क्या काम है जो रह गए हैं, जो अब आप करवाने वाले? देखिए, लौनी आज दिल्ली से सुंदर है। आप आएंगे तो दिल्ली के अंदर इस तरह डिवाइडर और लाइट आपको नहीं मिलेंगी। लौनी की सड़कें दिल्ली की सड़कों से सुंदर है, जिस लौनी की सड़कें नहीं थी। अब हमारा सपना ये है कि लौनी को हम लोग बहुत आदर्श विधानसभा बना दें। अगले टाइम में हमने एक बार कहा था चुनाव में कि लंदन की तर्ज पर डेवलप करेंगे। उसी दृष्टि से हमने पार्कों को डेवलप कराया है, उनको म्यूजिकल गार्डन कराना, अपना केंद्रीय विद्यालय को पूरा करना, मेडिकल कॉलेज को किसी भी कीमत पर लेके आना। यहाँ की जाम की समस्या के लिए भी एक हमने जो फ्लाईओवर बनवाया कि वहाँ से लोग आएँ, तिराहे पर जाम ना लगे, उसको पूरा करना। तो ये कोरोना के कारण जो लगभग 2 साल का जो नुकसान हुआ है, उसके कारण बचा नहीं, अदरवाइज तो यहाँ कोई ऐसी समस्या बचती नहीं लौनी के अंदर। और लगभग 6100 करोड़ रुपए, ये मायने रखता है, इतिहास है, शायद कहीं भी पूरे देश में इतना काम नहीं हुआ होगा। 6100 करोड़ के लगभग यहाँ लौनी के अंदर पैसा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का लगा है। और ये बदलाव के लिए जो अमाउंट यहाँ आया है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष आभारी हूँ। और अभी जो एलिवेटेड रोड अक्षरधाम से जो लौनी के लिए बनना शुरू हुआ है, उसके बनने के बाद, और जो गाजियाबाद दोहाई से हरियाणा रोड जाएगा, उस पर काम शुरू हो गया है। ये कुछ काम बचे हैं जिनको हमें पूरा करना है। उसके बाद लौनी एक ऐसा हाईटेक सिटी होगा कि लोग देख करके कहेंगे कि जो 70 साल में नहीं हुआ
वो लॉनी के अंदर 3 साल में, क्योंकि 2 साल कोरोना का निकाल दें, या 4 साल मान लीजिए, 4 साल में बनाम 70 साल लोग यहाँ तुलना कर रहे हैं। वो मतलब समझता हूँ कि लॉनी, अब गाय कटती थी यहाँ, बलात्कार, मांस की दुकान, बूचड़ खाने, आप जाओ ना देख के आओ, सारे में सब बंद करवा दी। हार्ड डे मील बंद, सब मांस की दुकान बंद, एकदम लॉनी के अंदर खुशबू आती है, पॉल्यूशन इतना था यहाँ, AQI हमेशा ज़्यादा रहता था सबसे। लेकिन कचरे से अभी भी निजात नहीं मिली। आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, क्योंकि सफाई पर प्रधानमंत्री देश के जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका खासा ध्यान है और उसको लेकर के वो काफ़ी काम कर रहे हैं। तो साफ़ सफाई को लेकर के यहाँ की क्या व्यवस्था है? देखिए, सफाई को भी आपने देखा होगा, जिस सड़कों से आप आए हैं वो साफ चमाचम दिखाई दे रही है। यहाँ कूड़े डले रहते चारों तरफ, हम उसके लिए ज़मीन लेकर के वहाँ कूड़ा डालने का काम हुआ है। प्रोसेसिंग प्लांट बहुत शानदार हम लोग बना रहे हैं। पूरे में प्रॉब्लम है, पूरे भारत की दिक्कत है कि कहीं भी बनता लोग विरोध करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगभग कंप्लीट अब होने जा रहा है वो। इसके बनने के बाद यहाँ जो कचरे की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। फिर भी जो टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ जो बाहर से जा कर के अधिकारी कहीं ना कहीं उसको काम कर रहे हैं सिगरेशन का, तो कचरे की भी समस्या लगभग हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा समाप्त हुई है। और जो कहीं कहीं जिस तरह प्लॉट में कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, इस तरह जल निकासी कान पानी भरा हुआ है, उसको भी हम आने वाले समय में 2 या 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सोशल मीडिया पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि जेवर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है, उससे लेकर के चाइना के एयरपोर्ट्स की तस्वीरें तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने ट्वीट की, और सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के कांग्रेस ने खासा बीजेपी को घेरा। नहीं, चाइना के एयरपोर्ट से क्या मतलब है भाई? चाइना का एयरपोर्ट्स है, उसका एक कंपेयरिंग आदमी कर सकता है कि वो अच्छी जगह, सुंदर तस्वीर वहाँ की आप ट्वीट की। अब यहाँ तो अभी एक दीवार भी नहीं बनी, तो तस्वीर कैसे हो जाएगा? मतलब वो तो एक इमेजिन आदमी करता है कि भाई ये जो है इस तरह का हमारा इसका कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा खूबसूरत हम बनाएंगे, तो उसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? कौवा कान ले गया हमारा, तो कान देखोगे नहीं, कौवे के पीछे भागोगे। अब उनको बेचारों को पता तो है नहीं, कांग्रेस वालों को है, वो आलू से सोना बनाते हैं। तो जब वहाँ अभी काम ही शुरू नहीं हुआ, तो चाइना का एयरपोर्ट कहाँ से आ गया उठ के? वो तो एक ऐसा था कि भाई इस तरह की खूबसूरत चीज़ हम बनाएंगे, तो ट्वीट किया होगा उसको किसी ने, उसमें क्या हो गया? अब वो बनाई नहीं, तो उसमें वो जाके देखना चाहिए उन्हें कि चाइना का कि कहाँ का है। जब ये बन जाएगा, उस तरह की कल्पना है कि ये, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे सुंदर एयरपोर्ट होगा। इसलिए इसने भी इसको ट्वीट किया होगा, उसी दृष्टिकोण से किया होगा। तो जब वहाँ कोई दीवार भी नहीं है, तो चाइना के एयरपोर्ट की उन्हें दर्द क्यों हुआ? तो कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में है, और बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ वो महिलाओं के साथ में मैदान में आ रही हैं। हमारे यहाँ तो बहुत बेटियाँ हमारी पार्टी में, और सही मायनों में अगर कहीं रिजर्वेशन की बात अगर करते हैं हम लोग, भाजपा की कतनी और कतरी में कोई अंतर नहीं है। और ये डंके की चोट पर हम कह सकते हैं, यहाँ एक आम कार्यकर्ता, बहुत दलित परिवार का, सबसे गरीब अंतिम व्यक्ति का कार्यकर्ता सपना देख सकता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात के उदाहरण है। उनके यहाँ हो या दूसरे कोई भी दल हैं, वहाँ तो सबके सब पता ही है कि यहाँ तो अखिलेश जी बन रहे हैं, वहाँ बहन जी हैं, और यहाँ राहुल जी, प्रियंका जी हैं। उसके अलावा किसी के लिए कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो कोई इशू ही नहीं बचता है। कांग्रेस का तो मामला देखिए समाप्त हो चुका है। यहाँ थोड़ा बहुत अगर यहाँ वोट है, तो हमारे यहाँ बसपा का वोट है, या समाजवादी समाप्त है हमारे यहाँ। अभी रिजल्ट आएंगे, पता चल जाएगा। अखिलेश यादव ने इसे अपना आखिरी चुनाव घोषित किया है, ये चुनाव वो लड़ने वाले हैं। तो आपको लग रहा है कि इस अपील का असर होने वाला है? क्योंकि अब चाचा भतीजा दोनों साथ में आ गए हैं, समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है बीजेपी को चुनावी मैदान में। ये तो आपने नई बात बताई है हमें। अखिलेश ने आखिरी चुनाव कहा है। अखिलेश जी की तो उम्र जो है, हम उनका सम्मान करते हैं, मुझे लगता है 40-47 साल होगी, और वो आखिरी चुनाव कह रहे हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि इस चुनाव के बाद में वो नहीं लड़ेंगे। नहीं, तो उन्हें लड़ना नहीं चाहिए इस चुनाव में भी, जब उनके अंदर हौसला ही नहीं है, लोगों की सेवा करने का जज्बा ही नहीं है। चुनाव तो हार जीत होती रहती है। अगर वो इतने हताश हो गए हैं कि लोगों को इस तरह की भावनात्मक अपील कर रहे हैं, इसका मतलब उनको ये पता है कि मैंने कुछ किया नहीं। जब कुछ किया नहीं, तो इस तरह की अपील करके कि मैं मरने वाला हूँ जी, मुझे बचा लेना, मुझको वोट डाल देना, और अगर वोट नहीं दिया तो मैं मर जाऊँगा। वो तो ऐसा कहते हैं कि सारा काम तो समाजवादी पार्टी ने किया। अभी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जो प्रधानमंत्री ने किया, उन्होंने कहा कि तो श्रेय लेने वाली पार्टी है बीजेपी, और उससे पहले वो रिबन कटिंग करते, वहाँ पर उन्होंने अपनी साइकिलें दौड़ाई। नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे से उनका क्या संबंध है? उन्होंने एक पत्थर डालने का काम किया, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, आतंकवादियों को रिहा किया। जो आतंकवादी थे, अगर माननीय न्यायालय नहीं रोकता तो आतंकवादी को रिहा कर दिया था, और लोगों को मारते। खुलेआम अधिकारियों को बोनेट पर बैठा करके घुमाया जाता था।
बहन बेटियों के सपा की सरकार में यहाँ 12 साल की बच्ची उठा कर बलात्कार कर दिया गया, कोई बोलता नहीं था। तो वो ये सारे जो उनके कारनामे रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं के और उनकी जो पार्टी के और उनके नेताओं के जब बयान आते थे कि किसी का बलात्कार हो जाए कि लड़के तो कर ही देते हैं, ऐसी बात कोई बात नहीं है, उनको इसमें माफ़ कर देना चाहिए। जब अपनी किसी बहन बेटी के साथ होता है तो पता चलता है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि हमारे पास कोई मुद्दा एजेंडा तो है नहीं। अब लौनी के अंदर तो यहाँ एक ईंट भी नहीं थी, इतने काम मैंने गिनवाए कंप्लीट कर दिए ये लगभग 4.5 साल में। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? यहाँ एक तहसील की घोषणा भी नहीं कर पाए थे, अब तहसील की बिल्डिंग हम बना रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं होती। तो लगता है आपको कि विपक्ष जो है उसकी मानसिकता में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा जिक्र करते हैं, कांग्रेस के विधायक का हमने बयान सुना विधानसभा में, वो बलात्कार को लेकर के ऐसा कहते हैं कि अगर इसे रोक नहीं पाए महिलाएं तो उसका आनंद लें, और ऐसी बातें बलात्कारियों को लेकर के समाजवादी पार्टी की भी सामने आती है, तो कथनी और करनी में साफ फर्क है। नहीं तो जनता जागरूक है ना। मैंने सोशल मीडिया की चर्चा इसलिए की, पहले क्या होता तो अखबारों को मैनेज किया जाता था, टीवी चैनल्स को मैनेज कर लिया जाता था। आज यूट्यूब चैनल्स हैं, आज सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और आपका ट्विटर है, ये तमाम जितने भी आज नए नए जो प्लेटफार्म हैं सोशल मीडिया के, इनके द्वारा हर बात हर आदमी को पता चलती है। सही गलत का अंदाजा सबको रहता है। तो ये जो पार्टियां हैं, ये राष्ट्र विरोधी पार्टियां थी, इन्होंने देश के तोड़ने के सौदे किए थे। धारा 370 का विरोध करने वाले, भारत माता का टुकड़ा होंगे उसका जा करके समर्थन करने वाले, गायों को कटवाने वालों के साथ खड़े होने वाले, और ऐसे लोग जो राष्ट्र को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र जो भारत में था, वो सारी पार्टियां उसमें लिप्त थी। और पूरे देश की जनता के सामने इनका चेहरा आ गया है। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 समाप्त हुई है, काशी में भगवान का मंदिर बन रहा है शानदार, बिना भेदभाव के फ्री में गरीबों को अन्न बट रहा है, मकान दिए जा रहे हैं बिना भेदभाव के किसी हिंदू मुसलमान के। केवल मुस्लिम बेटी को 30,000 रुपये मिलेंगे, कब्रिस्तान बनेगा, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं होगा। आज क्यों माला डाल के घूम रहे हैं ये? अब इनका जो अंतिम समय इसलिए है, काशी जी में गए, माननीय प्रधानमंत्री जी गए, पूरे देश को गौरव था। अखिलेश जी ने क्या कहा? अखिलेश व्यक्ति आखिर में अपने अंत समय में काशी जाता है, तो ये सब बोलते हैं। नहीं, उन्होंने इसकी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का समय अंतिम समय है, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं कहा ऐसा, बीजेपी के लिए कहा है कि बीजेपी का अंतिम समय आ गया अब उत्तर प्रदेश। नहीं, ये तो आपने भी सुना था, किसके लिए कहा है? अब सफाई दें लाख, जो अंदर की भावना थी निकल के आ गई। अभी यहाँ मरकज बनता, कोई मस्जिद बनती बहुत बड़ी, अगर यहाँ राम मंदिर ना बनता, ये तो राम मंदिर के विरोधी हैं, ये तो कोर्ट तक गए, आतंकवादी को छोड़ने वाले हैं। राम काल्पनिक है। नहीं, तो ये राम काल्पनिक कांग्रेस कह रही है, वो काल्पनिक खुद होगी, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, अखिलेश जी नौजवान नेता हैं, विपक्ष की भी हमें ज़रूरत है, उनके इस बार कम रहे, और हम चाहते हैं कि कम से कम 20-25 तो रहने चाहिए उनके। अब भी अगर ये इस तरह की बात करेंगे, पूरे हिंदुओं के अंदर उबाल है आज देश में। और हिंदुओं ने, मुस्लिम ने कहा था कॉरिडोर को देखकर रोते हुए कि काश मोदी जी पहले आ जाते। तो इस देश का हर वर्ग इस बात को समझता है, जो इस देश को चाहता है कि तरक्की हो, देश विश्व गुरु बने। और जो पाकिस्तान और जिन्ना की सोच रखने वाले लोग हैं, वो तो यही बताएंगे। काशी जी में भगवान महादेव का अपमान करके, इन्हें पता नहीं है तीसरा नेत्र खुलने के बाद शंकर जी क्या करते हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन इनका ये बयान आया था, मैंने कहा था, कभी नहीं कहा मैंने, जिस दिन ये बयान आया था कि व्यक्ति अंतिम समय में जाता है, मैंने कहा समाजवादी पार्टी किसी कीमत पे भी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी कभी भी। क्योंकि शंकर जी को छेड़ने की ताकत तो रावण में नहीं थी। रावण ने हिलाना चाहा पर्वत को, हल्का सा अंगूठा रखा, उसकी हड्डियां पिस गई, दिमाग ठीक हो गया। तो ये रावण से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। काशी में इतना शानदार, उनको बधाई देनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, इतना बड़ा काम हुआ है वहाँ है। पहले मुस्लिम अपीजमेंट होता था, अब आपको लग रहा है कि ये माला पहन करके जब जाते हैं या मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं मठों के, तो अब हिंदुओं को अपीजमेंट करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, पूरा विपक्ष हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो। वो बेचारों ने किया तो लोगों को लगा कि शायद ये भी सुधर रहे हैं, लेकिन जैसे ही काशी जी में बयान दे दिया उन्होंने, जिन्ना को लेकर के कूदने लगे। जिसने 5 लाख हिंदुओं का कत्ल कराया हो, उस जिन्ना की बात अगर करेंगे अखिलेश जी, तो क्या ये प्रदेश नहीं देख रहा, ये देश नहीं देख रहा? एक एक व्यक्ति को पता है ये लोकतंत्र है। जिस टाइम वोट डालने जाएगा ना, इन बातों को ध्यान में रखेगा ना। तो विकास किया, बलात्कार, डकैती, मर्डर, अपहरण, और अब भगवान के पीछे पड़ गए वो महादेव के। तो जो भगवान भोलेनाथ के और भगवान श्री राम के कार सेवकों पर गोली चलवाता हो, उसका हश्र क्या होगा, और क्या हुआ था पिछली बार, उससे भी बुरा होने जा रहा। मेरी बात नोट कर लो। तो आपको लग रहा है कि लोकतंत्र में जब वोटर वोट देने के लिए जाता है, मतदाता जब चुनेगा, तो फिर वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि किसानों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं बीजेपी के जो नेता हैं या उनके पुत्र हैं, और उसके बाद में फिर बदसलूकी की जाती है पत्रकारों से। अजय मिश्रा की मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद में, क्योंकि फिर वो बीजेपी के कार्यक्रमों में बहुत कम नजर आए हैं। देखिए, जो जिसने किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जेल में,
तो ये माननीय योगी और मोदी जी की सरकार है। इसमें कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा, कानून सबके लिए बराबर है। उस पर कानून के तहत कार्रवाई की गई और कठोर कार्रवाई हुई है। सपा तो कहती है कि आप बाकी छोटी मोटी बातों पर बुलडोजर लेकर के आ जाते हैं, ये बुलडोजर वाले मुख्यमंत्री हैं, ये बाबा हैं, तो इनका बुलडोजर कहाँ चला गया? अब अजय मिश्रा के घर पर क्यों नहीं बुलडोजर चला? नहीं, मिश्रा के घर पे क्यों बुलडोजर होगा? जो कानून के तहत बनता है बुलडोजर तो वहाँ जाता है ना जो सरकारी ज़मीन कब्जा कर रखी है, उनको खाली कराने के लिए, माफियाओं को बर्बाद करने के लिए तो बुलडोजर चलता है ना। आजम खान की तमाम संपत्तियों पर चलाए गए। तो आजम खान ने क्या किया था पता नहीं आपको? तमाम सरकारी ज़मीन कब्जा करके बैठ गए। तो सरकारी ज़मीन तो खाली होनी ही थी, तो पहले दिन से हमारा एजेंडा था। तो ये कोई उनसे कंपेयरिंग करना गलत बात है, लेकिन वो कानून के तहत कार्रवाई चल रही है। और पूरे प्रदेश का किसान और देश का किसान अच्छी तरह समझदार है। जिस तरह से किसान सम्मान निधि देने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, किसान क्रेडिट कार्ड दिया है, नीम कोटेड यूरिया दिया है, किसानों के लिए तमाम किसानों के लिए दुर्घटना हो जाए बीमा 5 लाख रुपए का है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन नंदकिशोर जी, क्योंकि किसानों में काफ़ी ज़्यादा रोष था और ये कहा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है। नरेंद्र मोदी जो काफ़ी सख्त प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, अगर वो फैसले लेने की बात हो तो उन्होंने तमाम फैसले लिए। आपने धारा 370 पर आप बात करते हैं, ट्रिपल तलाक पर बात करते हैं, वाहवाही लूटती बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है नरेंद्र मोदी का चेहरा। ऐसे में जब किसानों के लिए जो कानून लाए गए और उन्हें वापस ले लिया गया, 1 साल तक ये आंदोलन चला, काफ़ी लंबा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी गूंज दिखी, और उसके बाद में जब आप वापस ले लेते हैं कानून को, तो फिर अब मांग उठ रही है कि आप CNRC वापस लीजिए, आप 370 को वापस से एब्रोगेट कीजिए। देखिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। 370 देश की मूल आत्मा है, और जो कश्मीर पाकिस्तान में भी है उसको भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में लाने का काम करेगी। उस पर अगर कोई बात कर रहा है तो सीधा सीधा राष्ट्रद्रोह का मामला है। किसान अन्नदाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े भरे मन से कहा कि ये बिल उनकी ज़िंदगी को बदलने वाले थे, और ये वही बिल हैं जिनको चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 92 में देवगौड़ा जी के सामने रखा था। अगर ये बिल पास होते तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के किसानों की इनकम डबल नहीं 4 गुनी हो जाती। लेकिन क्योंकि किसान की समझ में नहीं आया था, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि मेरी बात किसान नहीं समझ पाए हैं, किसानों के बीच में हमारे लोग कार्यकर्ता जाएंगे, और जब उनको ये लगेगा कि ये बिल वास्तव में मील का पत्थर साबित होंगे तो किसान खुद आकर के कहेंगे इन बिल को पास कर देंगे। तो किसान सर्वोपरि है हमारे लिए। किसानों की बात को प्रधानमंत्री जी ने ये सोचते हुए, अगर भाई किसान कहीं ना कहीं लोगों ने जिस तरह से प्रचार किया उसको कन्फ्यूज किया गया है, तो उन्होंने पीछे ले लिया। इसमें कौन सी बात है? लेकिन जहाँ राष्ट्रहित की बात है वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आज भी सकते हैं, माननीय गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी आज भी सकते हैं। नहीं, आपको लगता है कि अगर महेंद्र सिंह टिकैत ये प्रस्ताव लेकर के देवगौड़ा के सरकार में उनके पास में गए थे, तो फिर कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को या फिर नरेश टिकैत को ये बातें किसानों को समझानी थी, बट वो किसानों के साथ ही धरने पर बैठ गए और एक लंबा आंदोलन चला और ये वो समझा नहीं पाए? आप उनका पहले दिन का बयान क्या है? जिस दिन बिल पास हुए तो राकेश टिकैत जी का बयान था, सभी समाचार पत्रों में छपा था कि मेरे पिता का सपना पूरा कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और मिठाई बांटी थी उन लोगों ने। अचानक क्या हो गया ऐसा? इसके पीछे हम नहीं जाएंगे। जो भी हुआ इस देश में राजनीति से प्रेरित लगता है? राजनीति से प्रेरित नहीं, बहुत बातें हैं। क्योंकि काफ़ी सारे किसान संगठन अब तो पार्टियां बना रहे हैं, अब तो बिल्कुल चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो भी इसके अंदर था, धारा 370 क्यों ख़त्म कर दी, ये राकेश टिकैत जी ने बोला। ब्राह्मणों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, किसी को काट कर लटका दिया गया, ये आंदोलन नहीं था। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको कहना उचित नहीं होगा। देश का किसान, देश की जनता जानती है, और जब बिल वापस हुए तो किसानों को कितना दर्द हो आप समझ नहीं सकते। मेरी विधानसभा में सारे किसानों ने कहा कि इतने शानदार बिल वापस हुए हैं, लेकिन देश की सुरक्षा को देखती है और किसानों के अंदर भ्रम ना हो, और किसान ऐसे प्रधानमंत्री को जिनका पल पल इस देश की जनता के जो किसानों के लिए जाता है, उनको ये ना समझें अपने दिमाग में कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने वापस किया, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी किसान समझेगा इस बात को। महेंद्र सिंह टिकैत जी बहुत बड़े नेता थे, बहुत उनके साथ बड़े बड़े किसान नेता और बहुत बुद्धिजीवी थे, तब ये बिल तैयार करके देवगौड़ा जी को दिया था। तो ये निश्चित रूप से बिल जो लागू होंगे, लेकिन हम उसके अलावा भी जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, वो किसानों की इनकम बढ़ी है। नहीं, आपको लगता है कि क्योंकि लगातार एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर के इस देश में काम बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ, वो अब नरेंद्र मोदी ने करने की कोशिश की, और अगर इस तरीके से विरोध होता है तो फिर आने वाले समय में भी कभी भी इस देश के किसान के लिए रिफॉर्म्स नहीं ला पाएंगे? ऐसे तो फिर रिफॉर्म ला नहीं पाएगी सरकार अगर इस तरीके से विरोध होता है। लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र में जनता की भावनाओं को सर्वोपरि माना जाता है। किसान अन्नदाता है, उसके दिमाग में अगर ये रहेगा तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होगा, और देश में जो अन्न की उपज है
वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, या जो भी डिस्टर्ब होगा, जब तक किसान पूरी तरह समझ ना ले उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे उसको। लेकिन जो भी हुआ है, अब मंडियों से किसानों को आज़ादी दे दी गई, अपना माल कहीं भी ले जा सकते हैं, ये कोई ख़राब बात थी? इसके पीछे जो भी जिसने किया वो लोग सब समझते हैं, पूरे देश का किसान इस बात को समझता है। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसको हमारी पार्टी ठीक करेगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी अगर स्टेप उठाते हैं तो वो ऐसे नहीं उठाते हैं, एक एक स्टेप का मतलब होता है और राष्ट्र के लिए होता है। चलिए, आपने ये जिक्र किया कि कानून अपना काम कर रहा है अजय मिश्रा के मामले में, लेकिन क्या लगता है आपको कि पार्टी के स्तर पर भी कुछ ना कुछ काम होना चाहिए था? पार्टी ने कोई एक्शन लिया फिर अजय मिश्रा पर? आपको लगता है कि उनके इन या जिस तरीके से सुर्खियों में आ रहे हैं वो पार्टी को नुकसान होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, जब कार्रवाई कर दी गई, बेटे का दोस्त बेटा जेल में, अब ये राजनीति के तहत बेवजह की बात कोई करता रहे अगर, और दूसरा ये पार्टी का अपना विषय है, पार्टी की ही सलाह से तो जेल गया होगा लड़का उनका। अगर किसी और की पार्टी होती, आतंकवादियों को छोड़ने वाली पार्टी होती, या जो देश के टुकड़े कराने वालों को समर्थक पार्टी होती, तो क्या कार्रवाई हो पाती? मीडिया दिखा भी नहीं पाता किस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जाता था, मीडिया पे किस तरह से इन लोगों ने लठ बजवाया था। आज ही एक ट्वीट किया राहुल गांधी ने मीडिया को लेकर के कि मीडिया विपक्ष को बहुत कम दिखाता है और मैनेज किया जा रहा है, और सिर्फ सरकार की छवि जो है वो सामने आती है। अब आपने कहा कि यूट्यूब चैनल्स हैं और तमाम संसाधन हैं, तमाम मीडिया के जरिए बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि विपक्ष बनकर के मीडिया साथ में खड़ा नहीं। अब राहुल गांधी की बात को कोई सुनता है क्या इस देश में? राहुल गांधी जो बोलेंगे तो ऊट पटांग ही बोलना है उन्हें। जो व्यक्ति आलू का और सोने का अंतर पता ना हो, या उनकी बात आप करोगे इस देश में? इसलिए तो देश जो आज विश्वगुरु होना चाहिए था, जो हमसे बाद में आज़ाद हुए, वो हमसे हर क्षेत्र में बहुत आगे निकले। ऐसा क्या हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर हर तरह से कोरोना जैसी महामारी के बावजूद तमाम जितनी मेडिकल, जितने वेंटिलेटर, जितनी ऑक्सीजन की जो हम लोग सुविधा करा पाए पूरे देश के अंदर, और देश को बचाने का काम किया। उसके साथ साथ जितना भी हम लोगों ने सेना के लिए जितना लड़ाकू विमान खरीदने से लेकर के उनकी सड़कें बनाना और उनके लिए तमाम फैसिलिटी देना, जो देश के अंदर जो सड़कें बन रही हैं उनको कोई काम रुका नहीं। बिजली के क्षेत्र में जो हज़ारों गांव थे जिनमें लाइट तक नहीं पहुंची, उनको फ्री में लाइट देना, करोड़ों लोगों के खाते खुलवाना, ये तमाम चीज़ें जो हुई हैं, और गरीब को सीधा अन्न का जो वितरण हुआ है, मकान मिले हैं, बिजली आ रही है, गैस के सिलेंडर मिले, कितनी योजनाएं हैं। ये तमाम चीज़ें अब से पहले भी हो सकती थी। पहले क्या होता था? डेली एक घोटाला छपता था। अब क्या छपता है? आज नौजवान के लिए इजी बहुत ऋण उपलब्ध है। पहले मिलता ही नहीं था, चक्कर काटते थे लोग अपना उद्यम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो तमाम क्षेत्रों में हम इसमें समाहित नहीं हो सकता है ये बातें। इतना काम हुआ है इस देश के अंदर कि पूरा देश जानता है कि आज भारत दुनिया के सामने ताकतवर देश के रूप में खड़ा है, और आने वाले समय में भारत विश्वगुरु होगा। चलिए, आखिर के 2 सवाल मेरे पास में हैं कि अभी पिछले दिनों आपने वामपंथी नेता वृंदा करात और स्थानीय विधायक असलम चौधरी, इनके खिलाफ एक मुकदमा आपने शिकायत दी पुलिस को, और ये कहा कि अगर आने वाले समय में किसी प्रकार से कोई भी दंगा फसाद होता है या फिर समाज में कोई वैमनस्य फैलता है तो इसके जिम्मेदार ये होंगे। देखिए, वृंदा करात का क्या लेना देना है? ये सब लोग दंगाई तो हैं। वो कहाँ की रहने वाली है, यहाँ आकर के जो गाय काटने वाले हैं उनके घर पे मिलने गई, उनको शर्म नहीं आई थोड़ी बहुत? वो हमने तो उनका ये सुना था कि वो बहुत समझदार है, लेकिन उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए था, जिनकी गाय काटी गई उनके यहाँ भी जाती, किसान के यहाँ जिनकी गाय कटी हैं उनके यहाँ गई। वो जो गाय काटने वाले हैं, दुष्ट हैं, आतंकवादी हैं, गाय को जो काटने का काम करते हैं, जिनको गोली से उड़ा देना चाहिए, उनके घर पे गई। आपका मानना है गौ हत्या पर गोली से उड़ा देना चाहिए? अरे गाय पूरे देश के प्राण है, बिना गाय के इस देश की कल्पना नहीं कर सकते आप, दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। तो बीजेपी कोई कानून क्यों नहीं लेकर के आती है? सरकार आप कानून हम लेके आए ना, तभी तो गोली मारी गई। कानून लेके आए ना, तभी तो गोली लगी ना। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए भी मांग लगातार होती है। हम तो राष्ट्रीय माता की मांग कर रहे हैं, और वो हम करेंगे। पशु है ही नहीं गाय। गाय के अंदर तो ब्रह्मांड है। गाय का तो गोबर से लेकर के मूत्र के वो दुनिया में देवता का भी उपयोग में नहीं आता। गाय के मूत्र में वो औषधीय गुण है कि कैंसर तक समाप्त हो जाता है। इसलिए वृंदा करात हो, और वो कौन सा नाम बता रहे हो आप? असलम चौधरी। हाँ, वो तो पढ़ा लिखा है नहीं। वो जो अपने धर्म के अंदर इस्लाम में सुअर का नाम नहीं ले सकता मुसलमान, और वो सुअर खाता है। ये उनके जो वाल्मीकि समाज के लोगों ने FIR कराई, मैं नहीं कह रहा। असलम चौधरी सुअर खाते हैं। अरे भाई, ये तो FIR में दर्ज है, वाल्मीकि समाज के लोगों ने कराया है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बात करना बेचारों के, जो कहीं स्कूल नहीं गए, उन्हें पता कुछ दुनियादारी का नहीं। ये लौनी है, और लौनी के हम विधायक हैं। किसी के दिमाग में खराबी हो कि लौनी में दंगा कराएंगे, लौनी के अंदर कुछ कर पाएंगे, तो हम इलाज करना जानते हैं। तो आपको लगता है आपकी शिकायत पर क्या कुछ काम हुआ अभी तक?
ये शिकायत पे काम होगा। प्रशासन एविडेंस इकट्ठे कर रहा है, और अगर कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी मिला हुआ होगा या मिलना चाहता होगा किसी लालच के कारण, तो उसका भी इंतजाम करेंगे हम। चलिए एक आखिरी सवाल, बीजेपी कितनी सीटों के साथ में सत्ता में आ रही है, अगर आती है तो? देखिए, बीजेपी सत्ता में आएगी ही। अब सीटें कितनी आएंगी ये तो मुझे नहीं पता, ये तो जनता जनार्दन है। अब मैं, हम अखिलेश जी की तरह तो कहेंगे नहीं कि 400 सीट आ रही है हमारी। सरकार बना रहे हैं, है? अब सरकार बना हर हाल में बनाएंगे, पहले से ज़्यादा सीट आएंगी। अब लिख लो, लेकिन कितनी आएंगी मैं ये कहूँ को, मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन चुनौती किसे देखते हैं, सपा बसपा कांग्रेस? चुनौती तो देख तो लिया। जो महादेव के भगवान के निशाने पर आ जाएं, उनके लिए ऊट पटांग बोलने लगे, तो जो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला काम शुरू हो गया है,